Okay, so now we will discuss the multiple choice questions. Multiple choice question starts from 1 to question number 20. इन क्वेश्चंस को हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे. मैं जस्ट क्वेश्चन रीड करूंगा और आपको आंसर बताते जाऊंगा और किस तरह से सोचना है ये भी बताते जाऊंगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज we should use biogas because option 1 it is an excellent fuel, it contains 75% methane, it burns without smoke and all of these. तो चार ऑप्शंस कैसे हैं? पहला ऑप्शन है एक्सीलेंट फ्यूल है, दूसरा ऑप्शन है 75% मीथेन है, तीसरा ऑप्शन है विदाउट स्मोक ये बर्न होती है और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस. सो वी हैव स्टडीड डिटेल इन डिटेल अबाउट द बायोगैस. तो हमें पता है बायोगैस में ये सभी चीजें होती हैं. 75% बायोगैस मीथेन होती है, विदाउट स्मोक बर्न होती है और बहुत ही अच्छा फ्यूल है. सो आंसर इज डी. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज डी. देन सेकेंड वन, विंडमिल वर्क्स बिकॉज. विंडमिल वर्क क्यों करता है? हम कहेंगे कि विंडमिल वर्क क्यों करता है. ऑप्शन ए इज पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. अब देखिए इसमें उसने पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीन एनर्जीज की बात करी. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट सेकेंड क्वेश्चन दैट मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ दीज टू एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. इसमें और एनर्जीज होती हैं, इलास्टिक एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी, दीज ऑल आर मैकेनिकल एनर्जी. बट हम सिर्फ बेसिक बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. विंडमिल वर्क करता है बिकॉज विंड ब्लोज, एयर मूव करती है इसलिए विंडमिल वर्क करता है. तो बताइए विंडमिल किस पर्पस पे वर्क करता है? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी अगर आपने बोला तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है, लेकिन विंड की पोटेंशियल एनर्जी से विंडमिल वर्क नहीं करता, वह उसकी काइनेटिक एनर्जी से, वह उसकी मूवमेंट से वर्क करता है. तो एयर के मूवमेंट हो रहा है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी. इसीलिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर वी विल से, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर वी विल से इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज बी ऑप्शन. ओके. Then option C, dash is called country of winds. It is very simple. The answer is Denmark. Then then question number 4, Albert Einstein's equation for E is equals to. So question number 4 का हम आंसर कर सकते हैं. Question 3 का आंसर is option D. Then question number 4 is Einstein की equation, that is very common. So answer is E is equals to mc square. mc square मतलब option C. Then question number 5, it is difficult to commercially export dash energy. किस एनर्जी को कमर्शियली एक्सपोर्ट करना बहुत कठिन होगा? So क्या थर्मल एनर्जी को एक्सपोर्ट करना कठिन होगा? हम कहेंगे नहीं, थर्मल एनर्जी को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ओके. थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को एक्सपोर्ट करते ही है. ओके. देन सी एनर्जी, क्या सी एनर्जी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, हम अपना समुद्र उठा के किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकते. तो सी एनर्जी इज नॉट एन एक्सपोर्टेबल फॉर्म. कोल एनर्जी को, हाँ कोल एनर्जी को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज बी ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 6, CNG स्टैंड्स फॉर, CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सो इट्स वेरी सिंपल. सो क्वेश्चन नंबर 6 is option C. Then question number 7, rate of utilization of renewable resources is more than population growth, is less than population growth, is same as population growth, is unbearable increased. देखिए रेट ऑफ यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? रेट ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब किस गति से, किस स्पीड से हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. क्या जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह से हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करना भी बढ़ रहा है? रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर कुकर. क्या जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से सोलर कुकर का यूसेज बढ़ रहा है? आपने देखा कि आज से 5 साल पहले इंडिया में
मोबाइल हर किसी के पास नहीं होता था, लेकिन आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल फोन है। क्या आज के समय में हर किसी के पास सोलर कुकर है? हम कहेंगे नहीं। क्या 5 साल पहले सोलर कुकर होता था हर किसी के पास? हम कहेंगे नहीं। मतलब सोलर कुकर का यूजेज बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर कोई यूज नहीं कर रहा। सो इट मीन्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उस रेट से ग्रो नहीं कर रही जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज बी ऑप्शन, कि यूजेज ऑफ एनर्जी उस रेट से नहीं बढ़ रहा। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी सिंपल। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? हमने अभी डिस्कस किया था, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, दैट इज सी ऑप्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस इन मून, स्टार, सन और एटम बॉम्ब। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज सन। बिकॉज हमें सन के बारे में मालूम है कि वहां से जो लाइट आ रही है वह न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आ रही है, लेकिन दूसरे स्टार्स पे क्या एक्टिविटी हो रही है ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए हम कोई कंक्लूड नहीं कर सकते कि स्टार के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। सो ऑप्शन बी विल बी रॉन्ग आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, सन विल गिव अस एनर्जी फॉर ऑप्शन ए 2 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी 5 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी फॉरएवर और ऑप्शन डी फॉर फ्यू मोर डेज। तो क्या लगता है आपको? वी विल से सन विल गिव अस एनर्जी फॉर नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स। अगले 5 बिलियन ईयर्स तक और सन चलता रहेगा, सन एनर्जी देता रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, एंड दिस इज अ फैक्टफुल आंसर, ओके, दिस इज अ फैक्ट, ये आपको याद करना है, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और हमें बता दिया कि इतने समय तक चलता रहेगा। कैसे डिस्कवर किया वो हमारा टॉपिक नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, एसिड रेन इफेक्ट्स। एसिड रेन किस किस चीजों को इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए क्लोथ, ऑप्शन बी हेल्थ, ऑप्शन सी वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेस एंड ऑप्शन डी ऑल। तो सोचिए एक बार माइंड में, एसिड रेन मतलब जिसमें एसिड है, एसिड से कपड़े खराब होते हैं, कपड़े के जो धागे होते हैं वो जल जाते हैं। और हेल्थ खराब होती है, हाँ हेल्थ भी होती है, हमारी स्किन जल जाती है, हमारे बाल जल जाते हैं, ओके। और हम जो एसिड रेन का अगर वाटर हम कंज्यूम करें तो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए एसिड रेन बॉडी को भी इफेक्ट करती है, मतलब हेल्थ को, क्लोथ्स को भी करती है, वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज को तो करती है। बिकॉज एसिड रेन से क्या होगा, जो सॉइल है वो खराब हो जाएगी, सॉइल खराब होगी तो उसमें प्रॉपरली जो इरिगेशन हम करते हैं, जो प्लांट्स हम उगाते हैं, जो एग्रीकल्चर होता है, वह चीज प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इज ऑल ऑफ दीस, दैट इज डी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड फ्यूल? ऑप्शन ए कन्वीनियंट टू यूज, ऑप्शन बी इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, ऑप्शन सी स्टडी यूजेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दिस इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन और हमने इसे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। सो आई विल डायरेक्टली राइट द आंसर, आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। दिस इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, हमने एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी की, एक अच्छे फ्यूल के बारे में ये चीज डिस्कस की थी, ओके। अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वह अच्छा फ्यूल है। सो फ्यूल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेम थिंग, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 13, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। Question number 13 says what is the main constituent of biogas? Again a theoretical question. Option A is methane, option B is carbon dioxide, option C is hydrogen and option D is hydrogen sulfide. So answer is option A, methane. मीथेन ही मेन constituent है बायोगैस में। Then question number 13 and then question number 14. Okay, so now let us discuss question number 14. Question number 14 says choose the correct statement. मतलब आपको 4 statements दी हैं, इनमें से correct statement को choose करना है। The first statement is sun can be taken as an inexhaustible source of energy. अब देखिए, जहाँ पे correct statement choose करने वाले questions आते हैं, वहाँ पे आप एक सही option choose करने के बजाय 3 गलत options को negate करने की कोशिश कीजिए।
हम ऐसे ऑप्शंस को हटा देंगे जो हमें लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही है। ओके, सो सबसे पहली चीज, सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या ये बात सच है? हम कहेंगे हाँ सच है और नहीं भी है, हमें डाउट है, अभी हमें नहीं पता, हमें 100% हम श्योर नहीं है कि क्या हम ऐसा मान सकते हैं, क्या हम ऐसा नहीं मान सकते। ओके, नो प्रॉब्लम, इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी पे आते हैं, देयर इज इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। क्या यहाँ पे, क्या अर्थ के नीचे इनफाइनाइट स्टोरेज है फॉसिल फ्यूल का? क्या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है? हम कहेंगे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूरी तरह से गलत है, तो इसलिए ऑप्शन बी तो पूरी तरह से कट कर दीजिए। देन ऑप्शन सी, हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट्स आर नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोचिए क्या होना चाहिए, क्या हाइड्रो एनर्जी और विंड एनर्जी पॉल्यूटिंग है? तो हम कहेंगे नहीं, हाइड्रो एनर्जी और विंड एनर्जी पॉल्यूटिंग नहीं है, जो बनाने के लिए प्लांट यूज करा दैट इज पॉल्यूटिंग। बिकॉज हाइड्रो एनर्जी से क्या होता है, हाइड्रो एनर्जी से लैंड खराब हो जाती है, वो प्लांट जो हम बनाते हैं, जो डैम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे वहां पे लाइफ खराब होती है, आसपास की सराउंडिंग की जो लाइफ है वो इफेक्ट होती है। और विंड एनर्जी पावर प्लांट बनाने के लिए आपको डिफॉरेस्टेशन करना होता है, बहुत ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम कहेंगे कि हाइड्रो एंड विंड एनर्जी आर नॉन पॉल्यूटिंग बट देयर प्लांट्स आर पॉल्यूटिंग। सो इसलिए ऑप्शन सी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज ये प्लांट्स की बात कर रहा है। देन ऑप्शन डी, वेस्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ। क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकला हुआ वेस्ट हम आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं? हम कहेंगे नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो वेस्ट निकलता है दैट इज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट, और उसे डिस्पोज करना एक बहुत कठिन टास्क होता है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत है। सो लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वह है ऑप्शन ए, जिसे हमने छोड़ा था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15, in a hydroelectric power plant more electrical power can be generated if water falls from a greater height because number 1 its temperature increases, second option large amount of potential energy is converted into kinetic energy, option C electricity content of water increases with the height, option D water molecules dissociate into ions। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप पानी को ज्यादा हाइट से फेंकेंगे, ज्यादा ऊपर ले जाके नीचे फेंकेंगे, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप बना सकते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कहता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब आप पानी को अगर ऊपर ले जाएं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा होता तो कितना आसान होता, हम घर में नीचे पानी भरते, बाल्टी में पानी भर के उसको ऊपर ले जाते, छत पे ले जाते, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता और वह गर्म हो जाता, और फिर हम आसानी से गर्म पानी करके नहा सकते थे। तो फिर हमें ना कोल की जरूरत पड़ती, ना हमें सोलर एनर्जी की, ना और कोई एनर्जी की। ये तो कितनी अच्छी बात है। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं चौक को यहां रखता हूं मेरे हाथ में और मैं यहां से इसको छोड़ देता हूं, तो ये चौक नीचे जाएगा और नीचे जाके गिर जाएगा। ओके, अगर मैं इस चौक को थोड़ा ऊपर रखता हूं, लेट से यहां पे, और फिर छोड़ता हूं, तो क्या होगा, फिर ये नीचे जाएगा और नीचे जाके गिरेगा। लेकिन आप ये सोचिए, जब मैंने चौक को यहां से छोड़ा था तो वह नीचे जाके गिरा था, कुछ स्पीड से गिरा होगा। जब मैं चौक को और ऊपर की हाइट से फेंकूंगा तो उसकी स्पीड, जब वो नीचे पहुंचेगा तब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा आप जानते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है फिजिक्स में 9th क्लास में। मोशन में एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, जितनी ज्यादा हाइट से नीचे गिरेगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी। तो दूसरी चीज ये बनती है पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझा है इन द प्रीवियस क्लासेस, यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस क्लासेस मींस प्रीवियस सेशंस जो आपने 9th क्लास में आपने अटेंड किए होंगे, 9th क्लास में, वहां पे इस चीज को समझा है कि आप एक ऑब्जेक्ट को लेट से यहां रखते हो तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी, जब आप इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाते हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे और ऊपर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी। तो ज्यादा हाइट से जब उसको छोड़ोगे तो वह पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा काम करता है।
तो काम करता है, इसीलिए क्या होता है, जो पानी आप जितनी हाइट पे ले जाते जाओगे उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, और जब वो नीचे गिरेगा तो उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से गिरेगा। जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से गिरेगा तो टरबाइन को ज्यादा रोटेट करेगा, उसको अपनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जब ज्यादा एनर्जी टरबाइन को मिलेगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी बढ़ जाएगा। सो इसीलिए वी विल से 15th क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन बी। अब देखिए ऑप्शन सी कहता है द इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद हाइट। तो इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट तो होता ही नहीं है वाटर में, फिर उसका कंटेंट बढ़ेगा कैसे, वो तो जनरेटर से जनरेट होती है। और ऑप्शन डी मोर वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट विद इनटू आयंस। तो पानी के आयंस में कन्वर्ट होने, पानी के मॉलिक्यूल्स का आयंस में बिखरने से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि हम तो पानी की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को यूज कर रहे हैं। पानी नीचे गिरता है, टरबाइन घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी बना देता है, बस इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। तो अब पानी में डिसोसिएशन हुआ या एसोसिएशन हुआ उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए आंसर बी, द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देन द क्वेश्चन नंबर, नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज अगेन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने को बोल रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट चूज करें, आप इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट बताएं। सो लेट अस रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन ए सेज वी आर एनकरेज टू प्लांट मोर ट्रीज एज टू एंश्योर क्लीन एनवायरमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड बायोमास फ्यूल। मतलब दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ, पेड़ उगा के आप एनवायरमेंट को साफ करो और बायोमास भी जनरेट करो जिससे बायोगैस प्रोड्यूस हो सके। तो क्या यह स्टेटमेंट गलत है? क्या यह स्टेटमेंट सही नहीं है? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? हम कहेंगे नो, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यह पूरी तरह से सही है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने आपको बोला हो कि नहीं पेड़ मत लगाओ, ये बेकार चीज है, ये खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो 16th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए नहीं हो सकता। Why? Because 16th क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट हाँ स्टेटमेंट करेक्ट है बट आंसर नहीं। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी सेज गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन क्रॉप्स, वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो लेट मी टेल यू द गोबर गैस ही इज टॉकिंग अबाउट this gobar gas is other name of biogas। इंडिया में बायोगैस को गोबर गैस बोलते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बायोगैस जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ दिस बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही तो प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इसका मतलब यह ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। Option C, the main ingredient of biogas is ethane and it gives a lot of smoke and produces a lot of residual ash. This option is definitely incorrect option because हमने ये पढ़ा है कि बायोगैस एक क्लीन फ्यूल है, उसमें से किसी प्रकार का कोई पॉइजनस गैस या स्मोक या एश जैसी चीज नहीं बनती। इसीलिए ऑप्शन सी इज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट आंसर इज करेक्ट। And option D, biomass is a renewable source of energy. Yes, बायोमास की संख्या कभी खत्म नहीं होने वाली, ऑर्गेनिक वेस्ट हमेशा बनता रहेगा और हमारा बायोमास बनता रहेगा, और इसीलिए हम कहेंगे बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दिस इज व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज which of the following form of energy leads to the environmental pollution in the process of its harnessing and utilization। जब हम leads to least environmental pollution, मतलब हम एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जब हम यूज करते हैं, अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यूज करते हैं, तो कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी के यूजेज में हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी के यूज में
एनवायरनमेंट को सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करना पड़ता है, एनवायरनमेंट में सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट होता है। क्या न्यूक्लियर एनर्जी? हम कहेंगे नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी में तो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है वह रेडियो एक्टिव वेस्ट है, वह किसी की भी जान ले सकता है, तो इट्स वेरी वेरी हार्मफुल। तो भले ही न्यूक्लियर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन उससे इस तरह से एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल वेस्ट तो क्रिएट होता ही होता है। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी तो डेफिनेटली पॉल्यूशन क्रिएट करता है। थर्मल एनर्जी मतलब आप कोल को जला के, नेचुरल गैस को या क्रूड ऑयल को मतलब गैसोलीन को, पेट्रोलियम को जला के जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो वो तो डेफिनेटली एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करता ही करता है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी सोलर एनर्जी। क्या सोलर एनर्जी की जनरेशन में, सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन में किसी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट होता है? हम कहेंगे नो। सोलर एनर्जी के फॉर्म यूज करने में किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन खास क्रिएट नहीं होता। ओके, यहाँ पे किसी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा। आप सोलर कुकर यूज कर रहे हैं अपने घर में, आप सोलर हीटर यूज कर रहे हैं, आप सोलर सेल यूज कर रहे हैं, तो इनके यूजेज में किसी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा। सो सोलर एनर्जी के यूजेज में लीस्ट पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ऑप्शन डी कहता है जियोथर्मल एनर्जी। क्या जियोथर्मल एनर्जी के केस में भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता? क्या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता? आप कहेंगे हाँ, जियोथर्मल एनर्जी तो जमीन से निकलती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन आप ये सोचिए, जियोथर्मल एनर्जी निकालने के लिए आपको कितना गहरा गड्ढा, कितना गहरा होल खोदना पड़ता है। और जब आप ऐसे होल खोदते हैं तब आप उस जगह के सराउंडिंग के एरिया के, उधर के रॉक्स को, उधर के मिनरल्स को, उधर की सॉइल को खराब करते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो भले ही हम कहते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी में पॉल्यूशन कम क्रिएट होता है, लेकिन चारों के कंपैरिजन में सबसे कम में किस में है? तो सबसे कम जो है वो सोलर एनर्जी में, बाकियों में थोड़ा थोड़ा तो होता ही होता है। तो इसीलिए ऑप्शन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर इज सी ऑप्शन। जियोथर्मल में भी सॉइल तो खराब होती ही है। आपने गहरा गड्ढा खोदा, 2 गड्ढे खोद दिए, 3 गड्ढे खोद दिए, तो उससे सॉइल तो खराब होगी, जमीन तो खराब होगी ही उधर की। देन क्वेश्चन नंबर 18, इट सेज ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू। ओशन थर्मल एनर्जी क्यों होती है? ऑप्शन ए एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द ओशन। क्या वेव्स की एनर्जी को हम ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं? हम कहेंगे नो, ओशन थर्मल एनर्जी अलग है और वेव्स की एनर्जी को हम वेव एनर्जी कहते हैं, दैट इज अदर थिंग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन। टेम्परेचर डिफरेंस जो क्रिएट होता है ओशन के अंदर, ऊपर का पानी गर्म है, नीचे का पानी ठंडा है, इस टेम्परेचर की वजह से ही ओशन थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सो डायरेक्टली यू कैन से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी। आगे के ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन। क्या हमने ओशन थर्मल एनर्जी के प्लांट को स्टडी करते वक्त प्रेशर डिफरेंस की कोई बात कही थी? क्या हमने प्रेशर डिफरेंस के बारे में कुछ भी डिस्कस किया था? वी विल से नो, हमने कोई भी ऐसा चीज नहीं पढ़ी। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी, टाइड्स अराइजिंग आउट इन द ओशन। क्या टाइड्स जो अराइज होते हैं ओशन में, दैट इज द रीजन फॉर ओशन थर्मल एनर्जी? नो, टाइड्स के अराइज होने का तो टाइडल एनर्जी से कंसर्न है। ओके, सो इसीलिए यहां पे ये गलत है। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। Okay, so now question number 19th, again a very simple question. The major problem in harnessing nuclear energy is to how split nuclei, sustain the reaction, dispose of the spent fuel, safely convert nuclear energy into electric. Okay, तो न्यूक्लियर एनर्जी को निकालते वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? क्या न्यूक्लियस का स्प्लिट होना, जो फिजन हम करते हैं यूरेनियम का, उसका स्प्लिट होना
एक ट्रबल का काम है? हम कहेंगे नहीं, वह बहुत ही आसान है। एक न्यूक्लियस पे एक न्यूट्रॉन आप बॉम्बार्ड करा दो, अपने आप वो स्प्लिट हो जाएगा और सब कुछ कर देगा। तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी सही है क्या? सस्टेन द रिएक्शन। क्या एक यूरेनियम के टुकड़े में, एक यूरेनियम के सैंपल में मुझे रिएक्शन को सस्टेन कराने की जरूरत है? सस्टेन मतलब कंटिन्यू कराने की जरूरत है क्या? हम कहेंगे नहीं, वो अपने आप ही चलता जाएगा। इट्स अ चेन रिएक्शन, वह एक चेन रिएक्शन है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन जब आप इंसर्ट कराते हैं तो 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं। तो ये चेन रिएक्शन कैसी है? ये तो बढ़ती जा रही है। ऐसा भी नहीं कि स्टडी रेट पे है, ऐसा भी नहीं कि धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ये तो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो इसलिए सस्टेन कराना कोई बड़ा टास्क नहीं। देन थर्ड ऑप्शन, डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। सेफली जो वेस्ट है, जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है, जो बेरियम और क्रिप्टॉन हमने कहे थे बचते हैं, उसे डिस्पोज करना, क्या यह एक कठिन काम है? हाँ, ये हो सकता है। तो ऑप्शन सी को हम होल्ड करके रखते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमने कट कर दिए, ऑप्शन सी को होल्ड करते हैं और ऑप्शन डी को भी रीड करते हैं। ऑप्शन डी सेज कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते समय हमें किसी प्रकार की दुविधा आती है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है? हम कहेंगे नो। वाई? बिकॉज हीट एनर्जी, अल्टीमेटली न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी हीट एनर्जी है, वह हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो उससे बड़ी आसानी से हम पानी गर्म करके स्टीम बना सकते हैं और स्टीम बना के टरबाइन को घुमा सकते हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना कोई बहुत टीडियस टास्क नहीं है, वह बड़ी आराम से कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत ऑप्शन है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन सी। सो 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, जहां पे हम कहते हैं डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली। ये जो डिस्पोजन है, डिस्पोजन जो हमें डिस्पोजल करना है, यह डिस्पोजल ही सबसे बड़ा टीडियस टास्क है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19. देन लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 says which part of the solar cooker is responsible for greenhouse effect. अब देखिए, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या कहा था? हीट एनर्जी की ट्रैपिंग, हीट एनर्जी को ट्रैप करना। हमने कहा था कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वह रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो रहा है? सनलाइट उससे टकरा के अंदर आ रही है, अंदर से टकरा के जब बाहर जाती है तो वो बाहर नहीं जाने देता, ट्रैप कर लेता है। तो वो जो सनलाइट की हीट एनर्जी है वो ट्रैप हो रही है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सोलर कुकर में कौन रिस्पॉन्सिबल है? थोड़ा सा सोचिए, सोलर कुकर में हीट की ट्रैपिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो जो बॉक्स है, सोलर कुकर का बॉक्स, वो रिस्पॉन्सिबल है? क्या प्लेन मिरर रिस्पॉन्सिबल है? या फिर वो जो ग्लास शीट है वो रिस्पॉन्सिबल है? या आउटर कवर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगा के कि हीट एनर्जी को हम ट्रैप कैसे करते हैं। जो सनलाइट हीट, जो सन की हीट है वो कुकर पे गिरती है, वो जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसको ग्लास शीट रोक देती है। तो ग्लास शीट क्या करती है? हीट एनर्जी को ट्रैप करती है। तो इसीलिए 20 का आंसर बड़ा सिंपल आप कह सकते हैं कि ग्लास शीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द सोलर कुकर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Okay, then 21st question. The power generated in a windmill. एक windmill में power generate कैसे होती है? Option A is more in rainy season. Okay, so he is asking the power generated in a windmill is, मतलब windmill में जो power generate होती है उसके लिए 4 ऑप्शन आपको दे दिए. Option A says is more in rainy season since damp air would mean मोर एयर मास हिटिंग द ब्लेड्स. अब आप देखिए जब रेनी सीजन होता है तो पानी में जो एयर है उसमें पानी होता है, उसमें मॉइस्चर होता है और उस पानी की वजह से एयर का मूवमेंट स्लो हो जाता है. एयर जो मूव करती है, जो विंड चलती है वो स्लो मूव करती है, स्लो चलती है. तो इसीलिए उस समय मे बी पॉसिबल कि विंड मिल को ड्राइव करने वाली स्पीड हमें नहीं मिले. तो अगर विंड मिल को ड्राइव करने वाली स्पीड मतलब
15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं मिलेगी तो इट मे बी पॉसिबल कि विंडमिल काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एयर में मास ज्यादा हो जाता है, पानी आ गया तो मास ज्यादा हो गया, तो उससे विंडमिल नहीं चलता। विंडमिल तो एयर की स्पीड से चलता है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा अच्छा चलेगा। ओके, आप एयर की जगह कोई और गैस लगा दें लेकिन उसकी स्पीड बढ़ा दें तो अपने आप ही विंडमिल मूव करने लगेंगे। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टावर, नहीं, विंड मिल जो पावर जनरेट करता है वह विंड मिल की हाइट पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। फिर किस पे डिपेंड करता है? हमने कहा स्पीड पे। तो ऑप्शन सी कहता है डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी, सो इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी। सो ऑप्शन, सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, the last question of this sheet. Question number 22 says the energy not derived from the sun is. तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी एनर्जी सन से डिराइव नहीं हुई है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चार में से कौन सी एनर्जी जो है वो सन से डिराइव नहीं हुई है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन वन बाय वन। अगेन मैंने कहा था आपको, जहां पे भी आपको एक सिंगल आंसर चूज करने को बोला जाए, जहां पे आपको चार में से करेक्ट आंसर चूज करने को बोला जाए तो 3 गलत आंसर चूज कीजिए और उन्हें कट कर दीजिए, तो चौथा आंसर अपने आप ही सही हो जाएगा। ओके, इस तरह से निगेशन टेक्निक लगा के, निगेटिव वाली टेक्निक लगा के आप आंसर करेंगे, सो आपके आंसर ज्यादा अच्छे रहेंगे, ज्यादा करेक्ट आएंगे। ओके, सो ऑप्शन ए सेज बायोमास। क्या बायोमास सन से डिराइव नहीं होता? हम कहेंगे नहीं, बायोमास तो सन से ही डिराइव होता है। हम जो फूड लेते हैं, जो प्लांट्स फूड लेते हैं, एनिमल्स फूड लेते हैं, वो सभी सन की वजह से ही आता है। प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का यूज करेंगे, उसको ह्यूमंस खाएंगे, उसको एनिमल्स खाएंगे, तब वो सर्वाइव करेंगे। सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं तो एनिमल्स और ह्यूमंस भी नहीं। इसलिए बायोमास के लिए, बायोमास क्या है? बायोमास इज द रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसीलिए बायोमास के लिए ये आवश्यक है कि आपको सन लगेगा, सन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड इज फॉसिल फ्यूल। क्या फॉसिल फ्यूल को बनाने के लिए, बनने के लिए सन की आवश्यकता नहीं लगी? हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। फॉसिल फ्यूल किससे बना है? फॉसिल फ्यूल बना है अल्टीमेटली जो प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के ऊपर मिलियन ऑफ ईयर्स पहले थे। अगर सन नहीं होता तो वो कभी भी पैदा ही नहीं होते, उनका कभी भी ओरिजिन होता ही नहीं। और तब अगर ओरिजिन नहीं होता तो आज के समय में कोल नहीं बनता, नेचुरल गैस नहीं बनती, क्रूड ऑयल नहीं बनता। ओके, सो इसलिए ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी। क्या न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट डिराइव फ्रॉम द सन? क्या न्यूक्लियर एनर्जी में सन का कोई हाथ है? हम कहेंगे नो, न्यूक्लियर एनर्जी में सन का तो कोई भी हाथ नहीं। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी में तो सन का कोई यूज ही नहीं है। वाई यूज नहीं है? बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी तो अल्टीमेटली आ रही है जो यूरेनियम है उस यूरेनियम के हिट करने से, उसमें न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, तो वो फिजन की वजह से एनर्जी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे कोई सन की एनर्जी हम यूज नहीं कर रहे। देन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सेज विंड एनर्जी। क्या विंड एनर्जी सन की वजह से हो रही है? हम कहेंगे यस, विंड एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम द सन। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। 22nd क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी हम यूज करते हैं वो यूरेनियम से मिल रही है, यूरेनियम से मिल रही है। यूरेनियम में क्या हो रहा है? यूरेनियम में न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है और वहां से फिजन हो रहा है, फिजन की वजह से यह एनर्जी हमें मिलती है। ओके, सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस कर लिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। सो यू कैन नोट दिस एंड थैंक यू।